नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज 29 अक्टूबर की करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 से 17 फरवरी 2003 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा फिजी में। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। और यहाँ 30% लोग जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब चूँकि हमने हिंदी सम्मेलन की बात हो रही है तो यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे। इसकी शुरुआत 10 जनवरी 1975 को हुई थी। नागपुर महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी। और नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र, इंडिया से इसकी शुरुआत हुई थी। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और हिंदी सचिवालय कहाँ पे है? विश्व हिंदी सचिवालय ये मॉरिशस में है। जनवरी माह ये बात की हमने, 10 जनवरी को मनाया जा रहा है हिंदी सम्मेलन, इसका 12वां सम्मेलन होगा। तो हिंदी दिवस की बात की। अब बात करेंगे हम जनवरी माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। फर्स्ट है हमारा 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस, या इसे बोलते हैं आदिवासी या NRI दिवस। ठीक है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाता है, उनके जन्मदिवस वाले दिन राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। और 23 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिवस। ठीक है। और देश प्रेम दिवस या पराक्रम दिवस के रूप में भी इस दिवस को हम मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 28 जनवरी को मनाया जाता है लाला लाजपत राय जयंती। 30 जनवरी को महात्मा गांधी दिवस और शोक दिवस, सर्वोदय दिवस, नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस। मिस गांधी जी से संबंधित जितने भी दिवस हैं वो 30 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ये भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। 30 जनवरी का अंतिम रविवार इसको मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग निवारण उन्मूलन दिवस। अब चूँकि 2022 में 30 जनवरी को मनाया गया था, वैसे ही मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। तो भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? ये भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया गया है। इससे संबंधित अन्य जानकारी देखेंगे। विशाखापत्तनम में ये जो सिम्बैक्स है इसको आयोजित किया गया और भारतीय नौसेना के द्वारा इसकी मेज़बानी की जा रही है। और ये जो था 26 से 30 अक्टूबर तक जिसका आयोजन किया जा रहा है, ये इसका 29वां संस्करण है। ठीक है। तो सिम्बैक्स किस किस के मध्य में आयोजित किया जाता है? भारत और सिंगापुर के मध्य। नेक्स्ट देखेंगे सिम्बैक्स के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि हम देखते हैं। तो ये है 1994 में शुरू हुआ था। और शुरू में ये एक्सरसाइज लॉयन किंग के नाम से जाना जाता था इसको। ये अभ्यास समुद्री क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग पर आधारित है। नौसेना इसको आयोजित करती है, तो इसीलिए समुद्री क्षेत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को देखेंगे। टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और एशिया के मध्य आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। वज्र प्रहार ये भारत और USA के मध्य 2022 में बकलोह हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और युद्ध अभ्यास ये भारत और USA के मध्य अक्टूबर 2022 में औली उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये भारत और नेपाल के मध्य सितंबर 2021 में 15वां संस्करण इसका पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में आयोजन किया गया। गरुण ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। वरुण ये भी भारत और फ्रांस के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। गरुण का आयोजन किया गया था 2020 में हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद में। और वरुण का आयोजन किया गया था मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में। अन्य एक्सरसाइज देखेंगे।
ये शक्ति है, शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य होने वाली एक एक्सरसाइज है। नवंबर 2021 में फ्रेजॉस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। इंद्रधनुष ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। 2020 में हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया। अजय वॉरियर, ये अजय वॉरियर देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। अक्टूबर 2021 में 6 संस्करण इसका हुआ है उत्तराखंड के चौबटिया में। कोंकण युद्ध अभ्यास, ये भी देखेंगे, महत्वपूर्ण है कोंकण युद्ध अभ्यास, ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। 2021 में इसका आयोजन किया गया इंग्लिश चैनल ब्रिटेन में। तो ये 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं, अजय वॉरियर और कोंकण युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित की जाती हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे संप्रीति युद्ध अभ्यास। ये जो संप्रीति युद्ध अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य जून 2022 में जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में आयोजित की गई। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दुनिया का 10वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे की बात हो रही है। वर्ल्ड का 10th सबसे बिजीएस्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है, वो बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ये दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है, IGI न्यू दिल्ली। तो अन्य जानकारी देखेंगे कि एविएशन एनालिटिक्स फॉर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट जो आई है वो कि 10th सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा IGI बन गया है। ये किसकी रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट है एविएशन एनालिटिक्स फॉर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। ठीक है, IGI 2019 में इसकी रैंक थी 14वें स्थान पे था ये, जबकि अब ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा, ये तो अब टॉप 10 में आ गया, 10th बन गया, लेकिन दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे की बात की जा रही है तो वो है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो USA का जो अटलांटा हवाई अड्डा है, ये दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि उत्तर प्रदेश के धर्मशाला बाजार चौक का नाम, जो UP का धर्मशाला बाजार चौक है, ये बहुत ही भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसका नाम किसके नाम पे कर दिया गया है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो UP के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने धर्मशाला बाज़ार का नाम बदल दिया है, धर्मशाला बाज़ार चौक का नाम कर दिया है अब श्री गुरु नानक देव चौक। ठीक है, ये श्री गुरु नानक देव चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, इससे संबंधित जानकारी देखेंगे। तो यूपी के अन्य जगहों के बदले हुए नाम देख लेते हैं, कौन कौन से नाम बदले गए हैं। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया था, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया था। इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज कर दिया गया था। फैज़ाबाद ज़िला का नाम अयोध्या कर दिया गया था। और गोरखपुर के उर्दू बाज़ार का नाम कर दिया गया था हिंदू बाज़ार। ठीक है, तो ये नाम परिवर्तित किए गए थे। मियाँ बाज़ार का नाम माया बाज़ार। इकाना स्टेडियम, इसका नाम कर दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, ये बनारस स्टेशन कर दिया। अयोध्या हवाई अड्डा सब जानते हैं, इसका नाम कर दिया गया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये देखेंगे ट्विटर पर किसका अधिग्रहण हो गया है। तो एलोन मस्क अब इनके मालिक बन गए हैं। एलोन मस्क ने ये ट्विटर कम्प्लीटली ख़रीद लिया है। देखेंगे अन्य जानकारी क्या है। तो एलोन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, इसका 44 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है। और जैसे ही ये इन्होंने इसका अधिग्रहण किया, इन्होंने CEO पराग अग्रवाल को हटा दिया है। ठीक है, इनको एलिमिनेट कर दिया है, पराग अग्रवाल जो इसके CEO थे उनको। और साथ ही 2 अन्य ऑफिसर्स हैं। कौन कौन से ऑफिसर्स हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सहगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गड्ढे, इन दोनों को बर्खास्त कर दिया है। तो ना सिर्फ पराग अग्रवाल को हटाया है इन्होंने CEO की पोस्ट से, बल्कि 2 अन्य ऑफिसर्स को भी हटाया है। कौन कौन से? एक तो नेड सहगल और दूसरा विजया गड्ढे, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ट्विटर से संबंधित अन्य जानकारी। तो अन्य जानकारी देखेंगे ट्विटर से संबंधित क्या है, वो है कि इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। इसके संस्थापक हैं जैक डॉर्सी, इवांस विलियम्स, बिज स्टोन और नूह गिलास। इन चारों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कौन कौन? जैक डॉर्सी, इवांस विलियम्स, बिज स्टोन
और नूह, जैक इवांस विज और नूह, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय है इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि गृह मंत्री के अनुसार किस वर्ष तक सभी राज्यों में NIA की शाखाएं स्थापित की जाएंगी। तो 2024 तक NIA की शाखाएं स्थापित कर दी जाएंगी सभी राज्यों में। क्या है ये NIA, इससे संबंधित जानकारी देखेंगे। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। क्यों हुई थी, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? तो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमले के बाद इसकी स्थापना की गई 2009 में। और NIA एक काउंटर टेररिस्ट एजेंसी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। पहले महानिदेशक राधा विनोद राजू थे और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? वो हैं दिनकर गुप्ता। तो स्थापना 2009 में होती है इसकी। मुंबई आतंकी हमले के बाद, जो मुंबई का 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमला हुआ, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। काउंटर टेररिस्ट एजेंसी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पहले महानिदेशक थे इसके राधा विनोद राजू जी और वर्तमान महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता जी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 27 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय यानी 27 से 28 अक्टूबर तक जो चिंतन शिविर लगा है वहाँ पे, उसको संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2024 तक भारत के सभी राज्यों में अपनी शाखाएं स्थापित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य। ये ध्यान देना है, यूपी का दूसरा हाथी अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा लखीमपुर खीरी में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसने तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये तराई हाथी रिजर्व लखीमपुर खीरी में बनेगा और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो तराई हाथी रिजर्व ये देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। 2009 में उत्तर प्रदेश में पहली बार हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिले के शिवालिक में अधिसूचित किया गया था। जो पहला हाथी रिजर्व था वो सहारनपुर और बिजनौर जिले के शिवालिक जो क्षेत्र पड़ता है, इन दोनों को मिला के उसमें अधिसूचित किया गया था 2009 में। लखीमपुर खीरी के अलावा 2 अन्य हाथी रिजर्व को भी अधिसूचित किया गया है। ठीक है, एक तो तराई हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है यूपी का, और इसके साथ साथ 2 अन्य हाथी रिजर्व को भी अधिसूचित किया है। कौन सा? पहला तो है छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व और दूसरा है तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट है हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी प्रोजेक्ट 1992 में शुरुआत इसकी की गई थी हाथियों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखेंगे कि केंद्र सरकार ने 2021-22 में कितने मिलियन टन बागवानी उत्पादन का अनुमान लगाया है। तो कितने मिलियन टन बागवानी उत्पादन का अनुमान लगाया है केंद्र सरकार ने? ये लगाया है 342.33 मिलियन टन का। नेक्स्ट देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो सकती है इससे संबंधित। तो वो है कि आंध्र प्रदेश भारत में सबसे अधिक फल उत्पादक राज्य है। जो आंध्र प्रदेश है वो पूरे भारत के सबसे अधिक फल कहाँ उपजाए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश भारत में टमाटर का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे अधिक फलों का और सबसे अधिक टमाटरों का। लेकिन सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक खाद्यान्न में भी नंबर 1 उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आलू उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके लिए हमको पेन चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि 2023 योजना की शुरुआत की गई है। तो वो की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में समृद्धि 2023-22 योजना की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत किसने की? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसकी शुरुआत की।
कौन सी योजना? समृद्धि 2022-23 योजना। तो समझेंगे कि दोस्त ये समृद्धि योजना है क्या। तो क्या है समृद्धि योजना, ये देखते हैं। ये क्या है, ये पिछले 5 वर्ष का संपत्ति कर 31 मार्च 2023 तक का कर जमा कर दिया जाएगा। तो जो लोग इसे जमा कर देंगे उन पे ब्याज और दंड की राशि को 100% माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये है समृद्धि योजना, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति पिछले 5 वर्ष के संपत्ति कर को 31 मार्च 2023 तक जमा कर देंगे तो उन पे ब्याज नहीं लगाया जाएगा, अन्य कोई भी जो दंड की राशि है वो नहीं लगाई जाएगी, 100% माफ़ कर दिया जाएगा उस राशि को, ब्याज की राशि को, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं। अन्य योजना की बात हुई समृद्धि योजना, तो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे हम। सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना, ये हिमाचल प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश की है। मेरा काम मेरा मान योजना, ये पंजाब राज्य की है। मिशन वात्सल्य योजना, ये महाराष्ट्र की है। और तेजस्विनी योजना झारखंड की है, ठीक है। और दिल्ली की बात की कि दिल्ली को राज्यपाल विनय सक्सेना जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो दिल्ली से संबंधित अन्य जानकारी देखेंगे। अन्य जानकारी में दिल्ली की क्या क्या करंट अफेयर्स है वो देखेंगे हम। तो पहली है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव आयोजन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर की शुरुआत की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना है, उन्होंने अभी समृद्धि योजना की भी स्टार्टिंग की है। और कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर, इसकी भी स्थापना की है, ठीक है। और पहली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव की भी शुरुआत नई दिल्ली में की गई थी। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम हैं नई दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। और स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि किसने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन बनाया है। 2 तरह की वैक्सीन होती हैं, एक तो हम वो वैक्सीन जो एक इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं और एक वैक्सीन जो ओरल लेते हैं, जैसे पोलियो की ड्रॉप आता है उस तरह से। तो चीन ने इसे बनाया है, चीन ने ही कोरोना फैलाया था, इसने वैक्सीन भी दिया है, पहला ओरल कोविड वैक्सीन। तो देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या हो सकती हैं इससे संबंधित। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड रोधी टीका, ये वो हैं कि जो भारत में पहला क्या हुआ है या कि विश्व में पहला क्या हुआ है उसको देखेंगे। तो जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड रोधी टीका कार्निवैक ये बनाया गया है। और दुनिया का पहला प्रथम भ्रूण इजराइल में विकसित किया गया, कृत्रिम होगा ये, यहाँ पे छूट गया है। भारत का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है इजराइल में विकसित किया गया है। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये तमिलनाडु में बना है। और संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनारस में बनी हुई है, वाराणसी में। स्वयं की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला या सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश देश का पहला 13वां एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया। 13 एक्सप्रेस वे वाला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश देश का पहला। तो ये हो गई हमारी आज की करंट अफेयर फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। थैंक यू।